नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज। 7 मई को हम वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने जा रहे हैं। ये दिवस मनाने के पीछे हम लोग का यही आशय रहता है कि अस्थमा के बारे में बहुत से लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है जिसे करोड़ों लोग इस दुनिया में ग्रसित हैं। ये जनरली जो हमारी श्वास नली होती है, वायु मार्ग जो होता है, उसमें सूजन या संकुचन होने के चलते ये बीमारी होती है। ये सूजन या संकुचन आपको एलर्जी के द्वारा भी हो सकता है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसके द्वारा भी हो सकता है, या कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है उसके चलते भी हो सकता है, जिसके चलते मरीज को ये बीमारी होने के बाद मरीज को सांस लेते समय घड़-घड़ की आवाज़ आना, सांस लेते समय सांस फूलना, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना और सीने में दर्द होना। अगर आपको ये लक्षण है तो आपको अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हमको स्पायरोमेट्री कहते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज है कि हमको कुछ रिस्क फैक्टर जो रहता है जिसके चलते बीमारी होने के चांसेस रहते हैं और बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम ट्रिगर फैक्टर भी कहते हैं। जैसे कभी किसी लोग को फूल से एलर्जी होती है, तो अगर ये जनवरी मार्च के महीने या मई के महीने में जब पोलिंग दिन ज़्यादा हवा में रहते हैं तो उस टाइम में अगर वो उसके एक्सपोज में आते हैं तो ज़्यादा उनको ये अस्थमा बढ़ने की चांसेस रहती है। या जब मौसम चेंज होता है, बहुत लोगों को जब ठंड का समय आने लगता है या रेनिंग सीजन होती है, उस टाइम में अस्थमा बढ़ने की चांसेस रहता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उसके लेने के बाद भी उनको ये जो बीमारी रहती है उसका जो सिम्टम रहता है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ट्रिगर फैक्टर क्या है, जैसे घर में भी अगर आपका पॉल्यूशन है, हाउस डस्ट माइट मोस्ट कॉमन पॉल्यूटिंग एलर्जेन कहते हैं जिसके चलते अस्थमा बढ़ता है। तो अगर आपका ट्रिगर फैक्टर क्या है ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। जिस चीज से आपको दिक्कत हो रही है उसको अवॉइड करना सबसे पहले कोर स्टोर को सबसे ज्यादा जरूरी वही रहता है कि जिस चीज से आपको ट्रिगर फैक्टर है उसको अवॉइड करें। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में जो जनरली दवा यूज होता है जिसको इनहेलर बोला जाता है, इनहेलर कहा जाता है। तो हमारे समाज में हम तो ये कहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि बहुत मिथ है इनहेलर के बारे में, लोग लेना नहीं चाहते हैं। उनको आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए तो कहेंगे अरे इससे तो लत लग जाएगी, इससे हमको कमजोरी होने लगेगी। ये एक दवा है और ये दवा से न लत लगती है न इससे कमजोरी होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपकी इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। तो अगर आपको अस्थमा है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप ये दवा ले सकते हैं। इससे आपको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, ना आपको इससे लत लगता है, ना इससे आपको कमजोरी रहता है बहुत। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको अस्थमा हो गया तो हम अब अपनी जो लाइफ है उसको हम अच्छे से जी नहीं सकते हैं। बहुत से स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनको एक बीमारी है, वो दवा नियमित लेके अपने स्पोर्ट्स में अभी भी वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको अस्थमा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा टाइम पे लीजिए, अपना जो आपका जो ट्रिगर फैक्टर है उसको कंट्रोल कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी पूरे आराम से बिता सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ें समझें और अपने आसपास को लोगों को भी समझाएं कि एक ऐसी ये दीर्घकालीन श्वास नली की बीमारी है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है तो आप नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपना अस्थमा को डायग्नोज करवाएं और जो इसका ट्रीटमेंट है डॉक्टर के देख रेख में आप लें और अपने ट्रिगर फैक्टर को अवॉइड करें। अस्थमा जनरली सारे एज में देखा गया है, लेकिन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अस्थमा के केसेस देखा गया है। बच्चों में सबसे पहले स्टार्ट नाक की जो एलर्जी, जिसे हमें एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, नाक में कभी कभी खुजली होना, नाक से पानी आना, छींक आना। तो अगर बच्चों को ये सब चीजें रहती हैं तो वो जाके बाद में जाके अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये सब चीजें हैं तो आप एक चेस्ट फिजिशियन से पहले आप मतलब कंसल्ट करें और जो भी जरूरी चीजें रहती हैं आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो बच्चों में भी अस्थमा बहुत ज्यादा देखा गया। तो अगर ये सिम्टम बच्चों में भी आता है कि जब भी मौसम बदल रहा है, बच्चों को खांसी हो रहा है, सोते समय अगर उसके छाती से आवाज आ रही है, घड़-घड़ की आवाज आ रही है, खेलते समय सांस फूल रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको बच्चों को भी अस्थमा होने के चांसेस हैं। तो आप एक चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करके उसका डायग्नोस करके जो भी दवा है डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लें। और बच्चों का जो अस्थमा है वो चांसेस रहता है कि वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो बच्चों का अस्थमा रहता है वो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। और एडल्ट में जो अस्थमा होता है
वो जनरली एक बार हो जाने के बाद चांसेस ये रहता है कि उसकी दवा हमेशा लेती रहनी पड़ती है।